नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपीपीएससी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम 2023 के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट 8वां लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है पो प्लस अन, बी में है पौ प्लस अन, सी में है पह प्लस अवन, ऑप्शन डी में है पौ प्लस न। तो राइट आंसर का चयन करना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन बराबर होता है पवन। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बतलाइए। ऑप्शन ए है जठरानल, ऑप्शन बी है बडवानल, ऑप्शन सी है कामानल, ऑप्शन डी है दावानल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी दावानल। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है दोस्तों, पेट में लगने वाली आग को जठरानल, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है सकल और शकल का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है कला और कृति, ऑप्शन बी है सन और संवत, ऑप्शन सी है संपूर्ण और अंश, ऑप्शन डी है सबल और निर्बल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपूर्ण और अंश। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है अंबर का अर्थ आकाश होता है, अंबर का अन्य अर्थ आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए वस्त्र होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है यातुधान का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए दिया गया वसन, ऑप्शन बी है आग, ऑप्शन सी है अश्व, ऑप्शन डी है निशिचर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निशिचर। यातुधान का पर्यायवाची निशिचर होता है, राक्षस, असुर, दानव। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है विराट का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है बृहद, ऑप्शन बी है बृहद, ऑप्शन सी है छोटापन, ऑप्शन डी है क्षुद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा विराट का विलोम क्षुद्र होता है और बृहद का विलोम लघु और छोटापन का बड़ापन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है धातु पर यहाँ पे आपको फिल करना है प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत बनते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ता। धातु या मूल शब्द में कृत प्रत्यय जोड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। मूल शब्द में ता कृत प्रत्यय जोड़ने से वर्तमान कालिक कृदंत बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उसका चयन करना है। ऑप्शन ए है मिलान, ऑप्शन बी है सुपुत्र, ऑप्शन सी है अधर्म, ऑप्शन डी है सुकर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मिलान। मिलान शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। अन्य शब्दों सुपुत्र में सु उपसर्ग है, अधर्म में आ उपसर्ग और सुकर्म में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित शब्दों में एक तत्सम शब्द है, उसे चयनित कीजिए। ऑप्शन ए है कुपुत्र, ऑप्शन बी है अवतार, ऑप्शन सी है गुफा, ऑप्शन डी है घड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कुपुत्र। कुपुत्र तत्सम शब्द है, शेष सभी विकल्प तद्भव रूप हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। ऑप्शन ए है रूढ़ शब्द हैं, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है योग रूढ़, ऑप्शन डी है मिश्रित। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पंकज और जलज योग रूढ़ शब्द हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों कर्ता कारक, ऑप्शन बी है करण कारक, ऑप्शन सी है कर्म कारक, ऑप्शन डी है अधिकरण कारक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्म कारक। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा में पद कर्म कारक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा दिए गए ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए है उरग होगा, ऑप्शन बी है भुजंग होगा, ऑप्शन सी है कुरंग या होगा ऑप्शन डी में तुरंग। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए उरग हो जाएगा। छाती के बल चलने वाला
वाक्य के लिए एक शब्द पूरक होता है? ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। तो स्त्री शब्द का बहुवचन बताना ऑप्शन ए में है स्त्रियों, ऑप्शन बी है स्त्रियाएँ, ऑप्शन सी है स्त्र और ऑप्शन डी है स्त्रियाँ। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी स्त्रियाँ। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, मैं रोज़ पढ़ता हूँ। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। ऑप्शन ए में दिया गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है रीतवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालवाचक क्रिया विशेषण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है धातु कहते हैं, ऑप्शन बी है काम, ऑप्शन सी है पुरुष, ऑप्शन डी है काल। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? उसका आपको चयन करना है। ऑप्शन ए में दिया है कि कुछ भी, ऑप्शन बी है कुछ ना कुछ, ऑप्शन सी है सब कुछ, ऑप्शन डी है जो वाह। तो राइट आंसर दोस्तों बनेगा ऑप्शन डी जो और वाह, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक, ऑप्शन डी है समूहवाचक। तो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जिस शब्द में किसी एक वस्तु व्यक्ति स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ हिमालय से पर्वत के नाम का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है अंतर्ध्यान, ऑप्शन बी है अंतर्ध्यान, ऑप्शन सी है अंतर्ध्यान, ऑप्शन डी है अंतःध्यान। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्ध्यान। इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध शब्द दिया गया ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है योजक चिन्ह, ऑप्शन बी है अल्पविराम, ऑप्शन सी है उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी है पूर्ण विराम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है आपको बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मातृभूमि, इसका सही जवाब बनेगा। मातृभूमि शब्द में रा व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959 उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्देश दिया गया है दोस्तों, दिए गए पद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे पद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो दोस्तों ये रहा पद्यांश। इससे संबंधित नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? ऑप्शन ए दिए गए कठिनाइयों की ओर, ऑप्शन बी है सुखों की ओर, ऑप्शन सी है अनिश्चितता की ओर, ऑप्शन डी है साहस की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी अनिश्चितता की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी सुख और दुख के प्रतीक हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर स्थिति में आगे बढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 है, चरण कमल बंदव हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है श्लेष, ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपक। रूपक अलंकार है इसमें दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यदि होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों रोला, ऑप्शन बी है सोरठा, ऑप्शन सी है सवैया, ऑप्शन डी है कवित्त। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रोला। रोला सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं 11 व 13 मात्रा पर यथि होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। 2 चरणों में तुक आवश्यक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 29, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन दोनों में केवल यही अंतर है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रेसखा, ऑप्शन बी है कामचोर, ऑप्शन सी है आजन्म, ऑप्शन डी है सपरिवार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रियसखा। प्रियसखा इसका राइट जवाब बनेगा। प्रियसखा में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है दोस्तों। दिए गए कथन और तर्क को ध्यान से पढ़ें, उस तर्क का चयन करें जो मजबूत है। कथन दिया गया है, क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए? तर्क दिया गया है फर्स्ट यहाँ पर, हाँ, इससे विद्यार्थी अपने मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं और इससे जो समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। सेकेंड यहाँ पे दिया गया है, नहीं, यह विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों को उनके निर्माणात्मक वर्षों को कम करेगा जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं, साथ ही वे महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास से भी चूक जाएंगे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर का जवाब देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल तर्क सेकेंड मजबूत है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पर आपको पता चला कि आपके एक चचेरे भाई ने अपने 1 साल के बच्चे को अनिवार्य टीका नहीं लगवाया है। इस स्थिति में आपका सबसे अधिक तार्किक उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। आप उसे प्राथमिकता पर टीका लगवाने के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, विकल्प में से लापता संख्या चुनें। तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए OPQRS, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, दिए गए वक्तव्य और 4 तर्क को ध्यान से पढ़ें, उस तर्क का चयन करें जो मजबूत है। 34 वक्तव्य दिया गया है, क्या छोटे बच्चों पर इतना भारी स्कूल बैग लादा जाना चाहिए? तर्क है फर्स्ट, हाँ, भारी बैग का अर्थ है अधिक ज्ञान। सेकेंड है, नहीं, भारी स्कूल बैग से बच्चों की शारीरिक मुद्रा खराब हो जाती है। थर्ड है, हाँ, ज्ञान अर्जन के लिए बच्चों को अनुकूलित होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, नहीं, एक भारी बैग से कभी भी ज्ञान संग्रहण सुनिश्चित नहीं होता। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्तव्य के अनुसार ठोस तर्क सेकेंड और फोर्थ है। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित चित्र को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं और इनमें से उत्तर आकृति का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी की आकृति यहाँ पर आएगी उत्तर आकृति में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, 3 कथन और उनसे संबंधित 3 निष्कर्षों फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग हों, यह निर्णय ले कि कौन कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण तार्किक रूप से करता है। कथन दिया गया है, सभी पेंटिंग डिज़ाइन हैं, सभी डिज़ाइन घर हैं, सभी घर वस्तुएं हैं। निष्कर्ष नीचे दिया गया है, फर्स्ट में है सभी डिज़ाइन वस्तुएं हैं, सेकंड में है कुछ घर पेंटिंग है, थर्ड है कुछ पेंटिंग घर नहीं है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। यदि शादी के समय यह अनुपात 5:3 था तो उसकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी? इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आप किस तरह से लगाएंगे, माना पुरुष की वर्तमान आयु 4 हो जाएगी, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 4A वर्ष हो गया और पत्नी की 3A
वर्ष हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद यदि हम बात करें तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 4a + 4 हो जाएगा और 3a + 4 हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार कितना बनेगा, 4a + 4 अपॉन 3a + 4 इक्वल कितना हो जाएगा, 9:9/7 हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेशियो दिया गया है 9:7 का। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 28a + 28 इक्वल 27a + 36। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा दोस्तों। तो पुरुष की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पुरुष की वर्तमान आयु कितनी थी, 4a थी, तो 4 × 8 हो जाएगा, कितना आएगा, 32 वर्ष हो जाएगा। और पत्नी की आयु की बात करें तो 3a इक्वल 3 × 8 24 आ जाएगा, 24 वर्ष इसका आ जाएगा। तो उसके बाद यदि हम मान लेते हैं उसकी शादी x वर्ष पूर्व हुई है, तो प्रश्न अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे तो 32 - x अपॉन कितना हो जाएगा, 24 - x अपॉन कितना, 5/3, 5:3 दिया गया है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 32 - x इक्वल 5, 24 - x ये मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 96 - 3x इक्वल 120 - 5x। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2x इक्वल 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, नीचे दिए गए खुले हुए घन से विकल्पों में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों 38 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 39 में आकृतियाँ दी गई हैं, आपको इसे हल करना है और इसका सही जवाब देना है। तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, 62 आएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि 91 हैज़ 32 इक्वल 7 है तो 83 हैज़ 54 इक्वल 4, तो 62 हैज़ 96 का मान ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 आएगा यहाँ पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन 41 है, दोस्तों का एक समूह षटकोणीय स्थिति में इस प्रकार बैठे हैं कि षटकोण के प्रत्येक कोण पर एक व्यक्ति हो। रवि राजेश के सामने बैठा है, प्रियंका विभा के बराबर में बैठी है, नीना विभा के सामने बैठी है लेकिन रवि के बराबर में नहीं बैठी। यदि अनुज और राजेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है तो वह व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, नीना, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 10वीं कक्षा के डिवीज़न ए में 45 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 69 है। डिवीज़न बी के 65 छात्रों के अंकों का औसत 65 और डिवीज़न सी के 50 छात्रों के अंकों का औसत 63 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीज़न के छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 65.5 आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 43 है, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, ये ज्ञात करें कि कौन सा कथन दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक पर्याप्त है। प्रश्न दिया गया ABCD और E में से सबसे हल्का कौन है। कथन नीचे दिया गया, फर्स्ट C, B और E से भारी है लेकिन D से हल्का है। ऑप्शन सेकेंड है D सबसे भारी नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न आरेख अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषय में फेल विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। तो अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषयों की परीक्षा के लिए 500 प्रत्याशी हाजिर हुए, कम से कम 2 विषयों में फेल होने वाले प्रत्याशियों का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, 7.8 इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 45, कथन फर्स्ट दिया गया, उड़ीसा अब भी एक अविकसित राज्य है। सेकेंड दिया, गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता जैसी समस्या हल नहीं हुई है। निष्कर्ष है, फर्स्ट, उड़ीसा प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है। सेकेंड, यह ईश्वर की इच्छा है।
तो यहाँ पर इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है 46। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? आपको बताना है दोस्तों। दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाक्य। गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के निवासी थे। शाक्य गणराज्य बौद्ध काल में उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग तथा नेपाल के तराई वाले भाग में स्थित था। कपिलवस्तु इसकी राजधानी थी। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के गढ़ मुख्य थे। शाक्यगढ़ से संबंध होने के कारण ही इनका वंश शाक्य वंश कहलाया। शाक्य सागौन वृक्षों की अधिकता के कारण ही इस गणतंत्र का नाम शाक्य गणतंत्र पड़ा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन मंदिर खजुराहो। इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। दिल्ली के सुल्तान फारसी भाषा को प्रोत्साहित करते थे। सबसे महत्वपूर्ण राजकीय पुस्तकालय दिल्ली में था, जिसमें फारसी भाषा का बोलबाला था। मुगल काल में भी फारसी राजकीय भाषा थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 49 है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मरीना बीच। अगला क्वेश्चन नंबर 50। अन्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है लाल लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी है काली कपासी मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है शुष्क मिट्टी। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लाल लैटेराइट मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काजू एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जो गर्म एवं उष्ण जलवायु में उत्पन्न होता है। समुद्र तटीय प्रभाव वाली लाल लैटेराइट मिट्टी इसके लिए अधिक उपयोगी है। काजू के उत्पादन के लिए पाला शीत क्षेत्र जहां तापमान 20 सेंटीग्रेड से ऊपर 600 से 700 मिमी वर्षा होनी चाहिए। और भारत में इसकी खेती केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में की जाती है। महाराष्ट्र का काजू उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और वियतनाम काजू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, 153 इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 9। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता, आप लोग ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 53। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन से थे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, फखरुद्दीन अहमद इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल की नियुक्ति कितने वर्षों की अवधि के लिए होती है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 4। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल की नियुक्ति 4 वर्षों की अवधि के लिए होती है। केंद्रीय बैंक का कामकाज केंद्रीय निर्देशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की यदि हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 आप लोग ध्यान रखिएगा को हुई थी। और इसका केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। और 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55। वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारंपरिक दावों और खातों को व्यवस्थित करते हैं जाना जाता है किस नाम से? तो ऑप्शन ए है क्लियरिंग हाउस, ऑप्शन बी है कोषागार, ऑप्शन सी है चेक स्कैनिंग, ऑप्शन डी है कोई विकल्प सही नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, क्लियरिंग हाउस। क्वेश्चन नंबर 56। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 1950। अगला क्वेश्चन नंबर 57। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए है 1968, ऑप्शन बी है 1967, ऑप्शन है ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी है 1969। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1969 में। क्वेश्चन नंबर अगला 58 है। दजो गखा यहाँ पे आपको फिल करना है कि शासकीय भाषा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान की शासकीय भाषा है। अगला क्वेश्चन नंबर 59। द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। एलईडी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है निक होलोनिक, ऑप्शन बी है एलियास होवे, ऑप्शन सी है चखल, ऑप्शन डी है क्रिस्टियान हुई चेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निक होलोनिक ने एलईडी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 61 है। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी राखी कपूर को। क्वेश्चन नंबर 62 है। फरवरी 2023 में किस बैंक ने EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। क्वेश्चन नंबर 63 है। सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा खनन प्रहरी। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है। फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी है DRDO, ऑप्शन डी है HAL। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी भारतीय नौसेना। क्वेश्चन नंबर अगला है 65। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी फिजी, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण और डेटा भंडारण दोनों में किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर को एक साथ कई लोग उपयोग में ले सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डेटा सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए .pl। प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन .pl होता है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला 70। USB 2.0 तकनीक का रॉ थ्रूपुट क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 480 Mbps। USB 2.0 की अधिकतम सिग्नलिंग दर 480 Mbps उच्च गति या उच्च बैंडविड्थ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 71। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है सीड कंप्यूटिंग, ऑप्शन बी है एडवांस कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी है स्मार्ट कंप्यूटिंग, ऑप्शन डी है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। ICT का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 73 है। FQDN का पूर्ण रूप क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन ए में दिया गया फाइल क्वालिफाइड डिवीजन नेम, ऑप्शन बी है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी क्वेरी डोमेन नेम,
ऑप्शन डी है फुली क्वालिफाइड डिस्क नेम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, संक्षिप्त कुंजी शॉर्ट की शिफ्ट प्लस टैब यहाँ पे आपको फिल करना है, के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं? ऑप्शन ए है इंसर्ट, ऑप्शन बी है फाइल, ऑप्शन सी है फॉर्मेट, ऑप्शन डी है एडिट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसर्ट, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 76, मेल मर्ज घटक है, किसका घटक है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा एमएस वर्ड का घटक है। मेल मर्ज एमएस वर्ड का कंपोनेंट होता है और जिसकी सहायता से आप एक ही मेल को एक ही समय पर अधिक लोगों को भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 77, एमएस एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? तो राइट जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, डिलीट द वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? ऑप्शन ए है कैश ऑन डिलीवरी, ऑप्शन बी है कैश बिफोर डिलीवरी, ऑप्शन सी है डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन डी है नेफ्ट NEFT। तो राइट जवाब बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी NEFT, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों, पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, रियल टाइम। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? ऑप्शन ए है डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन बी है प्रोसेसर, ऑप्शन सी है सेल, ऑप्शन डी है रजिस्टर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सेल, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्दू, इसका राइट जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में पहली राजभाषा हिंदी को निर्धारित किया गया। उसके बाद 1989 में अधिनियम में एक संशोधन किया गया जिसे उर्दू को राज्य के अतिरिक्त राजभाषा के रूप में जोड़ा गया तथा यह दूसरी राजभाषा बनी। क्वेश्चन नंबर अगला है 82, 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत वृद्धि हुई है, कितने % की हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 16.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 84 है, लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विद्युत शक्ति के विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1989 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है, कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5, इसका सही जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश में कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। पहला चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय कानपुर में है, दूसरा नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, सैम हिंगिस बॉटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ और बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। तो 5 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा थारू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा झांसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला 89 है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है वे हैं, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए सुल्तान, ऑप्शन बी है बादशाह, ऑप्शन सी है नवाब, ऑप्शन डी है साहिब। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता है? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी है शाहजहाँपुर, ऑप्शन सी है जौनपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा जौनपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर है? ऑप्शन है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी।
तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर अगला 93 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट में राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ सूची सेकंड में अणु शक्ति केंद्र दिए गए हैं। यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो गुजरात का मिलान काकापारा से हो जाएगा, कर्नाटक का जो मिलान हो जाएगा दोस्तों कैगा से 4 से, और राजस्थान का जो मिलान हो जाएगा रावत भाटा से, और उत्तर प्रदेश का नरोरा से। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, ए का सेकेंड, बी का 4, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हरदोई में, ऑप्शन बी हाथरस में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी है सहजनवा गोरखपुर में। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, सहजनवा गोरखपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो राइट जवाब आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोएडा और लखनऊ में स्थापित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 96 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में औद्योगिक संस्थान है, सूची सेकंड में नगर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों मिलान करना है। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में है, ऑप्शन ए का मिलान हो जाएगा रायबरेली से सेकंड से। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों झांसी से, इसका मिलान हो जाएगा थर्ड से। कृत्रिम अंग निर्माण निगम का मिलान हो जाएगा कानपुर से, और उर्वरक कारखाना फूलपुर से हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का 1, डी का 4। क्वेश्चन नंबर अगला 97 है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेतवा नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 98, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, कहाँ पर है? घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 98 का बी हो जाएगा, बेतवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर अगला 99 है, आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है मैनपुरी, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों ये रहे 100 क्वेश्चंस जो कि आपने इस क्लास में सॉल्व किए हैं। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।